हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय सरल रेखा में गति अर्थात मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के पार्ट 5 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो कुछ भी हमने पिछले वीडियोस में अभी तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उन्हीं पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आपको पिछली वीडियोस में मैंने आपको जो कुछ भी सिखाया है, उसका अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, यानी कि थोड़ी समझ अच्छे से कॉन्सेप्ट की होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक कण 2 मीटर व्यास का एक अर्धवृत्ताकार पथ तय करता है। कण द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। तो हम क्या करते हैं, एक कण है हमारे पास, जैसे वृत्त तो पूरा ये होता है, पर वो अर्धवृत्ताकार पथ तय करता है, यानी कि इसका आधा। ऊपर नीचे दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। तो जैसे मैं ये ले रही हूँ, यहाँ से वो यहाँ तक जाता है। अब वो हमें दूरी निकालनी है। तो जब वो यहाँ से पूरा यहाँ तक गया होगा, तो वो परिधि पर चला होगा दूरी के लिए। तो जब वो परिधि पर चला होगा, तो पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। हमें अर्धवृत्ताकार पथ पर चलने वाली निकालनी है, तो इसका आधा कर देंगे। तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, पाई r। तो हमें पाई r हमारी दूरी दे देगा। इस तरीके से हम दूरी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दी है हम वो लिखेंगे। वृत्त का व्यास हमें दिया है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। अब हमारे पास तय की गई दूरी हमें निकालनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दूरी में आप पाई r 2 पाई r का आधा लिखेंगे, यानी कि पाई r लिखेंगे। तो अब यहाँ पर आपको r की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे 22/7 भी या 3.14 भी। तो क्योंकि 22/7 अगर आप लगाएंगे तो भी आप यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या देखेंगे तो 1 है, तो उससे भाग देंगे। तो आप 3.14 भी लगा सकते हैं सीधे, क्योंकि 22 को फिर 7 से भाग देना ही है। तो यहाँ पर हमारे पास तय की गई दूरी आ जाएगी। अब विस्थापन क्या होगा, फिर से मैं उस डायग्राम पे अगर आपको ले चलूँ तो कुछ ऐसा था। अब दूरी वो यहाँ से यहाँ तक चलता है, परफेक्ट डायग्राम बना है बिल्कुल। तो विस्थापन क्या होता है, जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है विस्थापन। तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, वृत्त का व्यास है। ये वृत्त का व्यास ही तो होता है। अगर मैं वृत्त का व्यास ऐसे ड्रॉ करूं, तो यही तो वो न्यूनतम दूरी विस्थापन है। तो यहाँ पर जो हमारे पास विस्थापन हो जाएगा वो वृत्त का व्यास हो जाएगा। ठीक है, और वृत्त का व्यास हमें क्या दिया है, 2 मीटर। तो बस ये थोड़ा कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन था, ये मैंने सबसे पहले आपको करवाया था। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन हम पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं। तो एक्स दिशा में गतिमान एक वस्तु के लिए दूरी एक्स और समय टी के बीच संबंध ये है। यहाँ से आप x बराबर और मतलब दूरी और समय के बीच एक संबंध दे सकते हैं। x मीटर में है, t सेकंड में है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि t बराबर 2 सेकंड पर तात्कालिक चाल कितनी है। तो तात्कालिक चाल यानी किसी एक क्षण पर, और वो क्षण है 2 सेकंड उस पर। और फिर इन दोनों सेकंड के बीच में, यानी इन दो समयों के बीच में आपको निकालने है औसत चाल। तो सबसे पहला हम ट्राई करेंगे, वो है t बराबर 2 सेकंड पर तात्कालिक चाल। ज़रा आप इस वीडियो को पॉज़ करके इसको पहले खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमने पहले कर चुके हैं। तो t बराबर 2 सेकंड पर आपको तात्कालिक चाल ज्ञात करनी है। तात्कालिक चाल का फ़ॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? किसी भी t समय पर जो तात्कालिक चाल होती है, हम उसको v की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो हम उसको dx/dt लिखते हैं। यहाँ पे v जो है मैंने चाल को दिखाने के लिए लिखा है। वे जैसे v को हम वेग दिखाने के लिए लिखते हैं, पर अभी समझ लीजिए चाल के लिए है। तो dx/dt। अब मुझे क्योंकि 2 सेकंड पर चाहिए, लेकिन पहले मुझे v चाहिए होगा, क्योंकि मुझे तो केवल x दिया है। तो हम कैसे निकालेंगे v को, dx/dt करके, यानी कि डिफरेंशिएशन करके, अवकलज करके उसका। तो हमने यहाँ पर x की जगह हमने ये वैल्यू रख दी। अभी हम 2 सेकंड हमने कहीं पर भी नहीं रखा, हम केवल v फाइंड करना चाह रहे t के पद में। तो हमने ये रखा। आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3 कांस्टेंट होगा, लेकिन ये t क्यूब को जब आप करेंगे तो उसका 3t² आ जाएगा। तो देखिए 1/3 बाहर आ गया ये वाला, और ये t क्यूब का d/dt हो जाएगा 3t², यानी कि जो 3 घात में होता है वो आगे आ जाता है, और जो t होता है उसकी घात 1 कम हो जाती है, यानी 3 में से 1 गया 2। ये खैर आपने मैथ्स में भी सीखा होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अंश हर, और आपके पास t² बच जाएगा। अब आप यहाँ से आगे का काम शुरू कर सकते हैं t बराबर 2 सेकंड पर तात्कालिक चाल के लिए। देखिए t बराबर, अब आपको वेग पता चल गया, यहाँ से आ जाएगा। t बराबर 2 सेकंड पर निकालना है, तो t की जगह आप 2 सेकंड रख देंगे। तो आपके पास कितना आ जाएगा, जब आप t बराबर 2 सेकंड रखेंगे, यहाँ पे आपने रखा, तो आपके पास ये आ गया, ये वाली चीज़। 2 का स्क्वायर आ गया, तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है। और आपने इसकी यूनिट लिख दी यहाँ पर मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेग की या चाल की जो मात्रक होता है वो सेम होता है,
मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन था कि 0 और 2 सेकंड के बीच में औसत चाल निकालनी थी। अब देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब कोई ये मैंने वैसे आपको पहले भी बताया था कि कुल दूरी होती है आपके पास तो आप उन्हें जोड़ नहीं सकते क्योंकि जब हम ग्राफ में दिखाते हैं हमें हमारे पास एक T1 टाइम पर होता है, एक T2 टाइम पर होता है, तो कुल निकालने के लिए हम दोनों के बीच का गैप लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। ये मैंने जब इसी टाइप का पिछला क्वेश्चन हम कर रहे थे तो भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं औसत चाल को। तो जब हम ये निकालेंगे तो सबसे पहले मुझे ये xt2 निकालना पड़ेगा। जब ये डेल एक्स ये दिखा रहा है इन दोनों के बीच की दूरियों का अंतर। तो देखिए जब ये xt2 और xt1 हम निकालेंगे तो हमें x का फॉर्मूला पता था कि ये है। तो आप t1 और t2 टाइम पर निकाल लेंगे। t1 टाइम क्या है 0 और t2 टाइम क्या है ये 2 सेकेंड। तो ये t की वैल्यू हो जाएगी आपके पास। तो हमने सबसे पहले t1 टाइम के लिए निकाला। ये T1 टाइम हमारे पास 0 है। तो जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो x T1 x क्या हो जाएगा 0। आप किसी से भी उसे भाग दीजिए, 3 से दिया, 3 को 0 से जब आपने 0 को 3 से भाग दे दिया, तो 0 अंश में है तो आपके पास 0 ही आने वाला है। ठीक है, अब हमने इस 2 सेकंड के लिए निकाला तो t की जगह आप 2 सेकंड रखेंगे। तो जब आपने ये रखा तो वो 2 का क्यूब हो जाएगा जो 8 आता है और 8/3 मीटर। अभी मैंने इसको आगे सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये इस वाले फॉर्मूले में रखा जाना है। तो हम वापस इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में मैंने चाल को अभी भी मैंने v दिखाया जैसे मैंने पीछे दिखाया। तो हमने यहाँ पर xt2 की जगह ये वाला मान रख दिया और xt1 की जगह 0 रख दिया। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आगे आ जाएगा 8/6। अब ये क्यों हुआ, ये आपको वैसे तो पता ही है, मैं एक बार बता देती हूँ कि यहाँ से तो 8/3 होता, 8/3 होता और बटे 2 होता। लेकिन जो बड़ा बटा है उसके नीचे एक अंश और हर है, वो 2 और उसका हर है 1। तो जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर, यानी इस 8 के साथ चला जाएगा। ये 8/3 था, यानी कि जब 0 इसमें से घटा दिया तो उतना ही बचेगा। तो ये 1 सबसे ऊपर और ये 2 नीचे चल जाएगा। तो इससे आपके पास ये आ जाएगा 8/6 आ जाएगा। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा v का मान 1.33 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों आएगा, क्योंकि चाल और वेग दोनों का मात्रक सेम होता है आपके पास। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि धनात्मक x दिशा में एक कार गतिमान है और O से चलती है 15 सेकंड में P तक पहुंचती है। तो वो ये चीज है कि जब वो O से P तक जाती है तो 15 सेकंड में पहुंच जाती है और फिर 5 सेकंड में स्थिति Q पर वापस आ जाती है। तो पहले O से P 15 सेकंड, फिर P से Q 5 सेकंड में वापस आ गई। तो हमें निकालना है कार का औसत वेग, औसत चाल। अब देखिए एक और चीज, दो चीजें और दी हैं कि ये O से जब Q जाती है, ओ क्यू की जो दूरी है वो 200 मीटर है और ओ से जब वो पी जाती है तो 300 मीटर आपके पास दूरी वो तय करती है। दूरी कैसे पता चला, क्योंकि मीटर में है तो वो दूरी या विस्थापन होगा, तो नॉर्मली हम दूरी कंसिडर करेंगे। और ये धनात्मक एक्स दिशा में गतिमान है, मूव कर रही है। तो हमें ये निकालना है औसत वेग, औसत चाल जब कार ओ से पी तक जाती है। ओ ये है, पी ये है, तो जब वो ओ से पी तक जाएगी तो औसत वेग और औसत चाल कितनी होगी ये निकालना है। अब देखिए औसत चाल हम पहले निकाल रहे हैं, औसत वेग बाद में निकालते हैं। तो औसत चाल हमारे पास कुल दूरी बटे कुल समय होता है, ये आपके पास फॉर्मूला है। जब वो ओ से पी तक जाती है यानी यहाँ से यहाँ, तो कुल दूरी क्या है, ओपी कितना है आपके पास 300 मीटर और कुल समय कितना है ओ से पी तक जाने का, यहाँ पे आपके पास दिया है ओ से चलकर वो पी सेकंड में, मतलब पी तक 15 सेकंड में पहुंचती है, 15 सेकंड में पी तक पहुंचती है। तो ओ से पी का समय भी आपके पास मिल गया, कुल समय, और कुल दूरी भी मिल गई। तो कुल दूरी की जगह आपने 300 मीटर लिखा क्योंकि वो तो ओ से पी तक की दूरी थी और कुल समय आपके पास 15 हो गया। तो जब आप भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा 20 और मीटर पर सेकेंड क्योंकि चाल है। अब हम निकाल सकते हैं औसत वेग। औसत वेग आपको पता है डेल एस बटे डेल टी, कुल विस्थापन में परिवर्तन बटे कुल समय। अब जब वो ओ से पी तक जाती है तो कुल विस्थापन कितना हो जाता है आपके पास, विस्थापन होता है क्या है, मतलब विस्थापन में परिवर्तन। अब ओ से पी में परिवर्तन तो कुछ नहीं हुआ, विस्थापन आपके पास आया, यानी विस्थापन में कितना चेंज आया वो डायरेक्टली आप ओपी से निकाल सकते हैं। विस्थापन में चेंज हुआ होगा लेकिन ओ से पी की वो जो बीच की दूरी होगी वो आपको दे देगा वो। तो ओपी आपके पास फिर से 300 है, मतलब ओ और पी के बीच की न्यूनतम दूरी तो वही है अभी भी 300, देखिए ये वाला, तो वो 300 हो जाएगी। और कुल समय आपके पास फिर से वही हो जाएगा 15 सेकेंड, क्योंकि ओ से पी तक जाने में उसे 15 सेकेंड लगे। तो यहाँ पर आपके पास फिर से हम यही यहाँ पे लिख देंगे,
डेल एस की जगह 300, डेल टी की जगह 15, और इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये हमने तब निकाला जब ओ से हम पी तक गए। अब जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जब कार ओ से प्रारंभ करती है, पी तक जाती है और फिर क्यू पर लौट जाती है, यानी कि हमारे पास ओ से वो जा रही है पी तक और पी से वो क्यू तक आ रही है। तो इस टाइम पर ये इस पूरी यात्रा में क्यू तक आने पर ओ से पी से क्यू कितना उसकी औसत चाल थी, कितना उसका औसत वेग था। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो जब वो ओ से पी तक गई और फिर पी से क्यू आई, कितनी दूरी उसने तय की? ओ से पी तक जाने पर 300 मीटर, और फिर पी से क्यू आने पर देखिए पी क्यू आपके पास नहीं दिया गया, लेकिन पी क्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास ये पूरी की पूरी दूरी है 300 और यहाँ से यहाँ ओ क्यू हमारे पास है 200। तो ये कितना हो जाएगा क्यू पी? ये क्यूपी आपके पास कितना हो जाएगा? 300 में से 200 आप घटा देंगे। इस पूरे में से जब आप ओ क्यू को घटा देंगे तो आपके पास क्यूपी 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको निकाल लेंगे, ठीक है? तो और कुल समय कितना निकालेंगे? कुल समय आपके पास ओ से पी तक जाने में 15 सेकंड था, फिर यहाँ से यहाँ पी से क्यू 5 सेकंड था। तो हमारे पास जो दूरी हो गई, हमने ओ से पी तक जाने पर कितनी दूरी तय की गई? 300 पूरी दूरी थी, और ये पी क्यू हमने निकाल लिया 100, जो मैं आपको बता रही थी वो कैसे निकला, ओ पी माइनस ओ क्यू करके, तो वो 100 निकल गया। और कुल दूरी थी तो हमने उसे जोड़ दिया, और कुल समय हमारे पास 15 और 5 हो गया, क्योंकि ओ से पी 15, पी से क्यू 5 हो गया, तो हमने उसको जोड़ दिया। अब जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 400 बटे 20 आता है, जिसका आंसर आता है 20 मीटर पर सेकेंड। अब औसत वेग निकालते हैं। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है। कुल विस्थापन जब वो ओ से पी गया और पी से क्यू आया, तो पहला बिंदु प्रारंभिक बिंदु ओ था, अंतिम क्यू था। इन दोनों के बीच की अब न्यूनतम दूरी देखिए, न्यूनतम दूरी ही आपको विस्थापन देगा। तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी है ओ क्यू, है ना? क्योंकि ओ से पी और पी से क्यू, तो क्यू अंतिम बिंदु था और ओ प्रारंभिक, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी आपके पास ये आ गई ओ क्यू, जो है आपके पास 200 मीटर, और कुल समय तो वही रह जाएगा। तो आपके पास आपने ये लिख दिया, ये 200 और ये 15 प्लस 5। आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हों, जैसे हमने औसत चाल अभी पीछे कर रहे थे हम, या हम माइनस कर रहे थे, है ना? हमने पीछे माइनस किया था, तो वो इसलिए क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे दिया था, दूसरे पर्टिकुलर टाइम पे दिया था, और फिर हम उनके बीच में हम देखना चाह रहे वहाँ कुल कितना था उन दोनों के बीच में। इसीलिए हमने दोनों ज़्यादा वाले में से माइनस किया पहले वाले को। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि आपके पास 1 का दिया था, आपको यहाँ पर डायरेक्टली बताया था कि यहाँ से पहले ये ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है। तो आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होंगे, बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको आता रहेगा उतना। अब जो 4th क्वेश्चन है वो है, एक कार 2 स्थानों के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और फिर शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो कार की औसत चाल क्या है? एक कार मतलब हमारे पास 2 स्थानों के बीच की कुछ दूरी है। मान लिया हमने वो दूरी x है, ठीक है? मैंने यहाँ पे सीधे औसत चाल का फ़ॉर्मूला लिख दिया। लेकिन मान लिया, सबसे पहले मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये 2 स्थान हैं, इनके बीच की दूरी x है। तो आधी दूरी तो वो इतनी स्पीड से चल रही है, और जो आधी दूरी है आगे की, वो उतनी स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने कार की औसत चाल निकालनी है। अब आपको पता है कार की औसत चाल का फ़ॉर्मूला कुल दूरी बटे कुल समय। हमें क्योंकि कुल दूरी नहीं पता, हमें कार की चाल ज्ञात करनी है, औसत चाल। ठीक है, तो हमें कुल दूरी नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि कुल दूरी x है, जो मैं आपको बता रही थी। अब औसत चाल बराबर कुल दूरी है, तो हमने क्या कहा, कुल दूरी तो x है। अब कुल दूरी हमें पता चला कि x है, लेकिन कुल समय, हमें समय भी नहीं पता। लेकिन हमें पता है कि उस आधी दूरी और फिर बाकी की आधी दूरी में हमारे पास चाल कितनी थी, है ना? हमें वो पता है। तो हमने क्या किया, उस t को निकालने के लिए, क्योंकि चाल बराबर, जैसे चाल को अगर मैं v से दिखाऊँ, दूरी बट्टे समय होता है। तो हमें ये पता है, हमें ये चाहिए, क्योंकि देखिए कुल समय हमें ये तो मिल गया, कुल दूरी x है। कुल समय निकालने के लिए, यानी इस t को निकालने के लिए मुझे इस v को नीचे लाना पड़ेगा। तो s हमें पता है, आधी दूरी, तो मैंने x बटे 2 लिख दिया, और नीचे समय होना चाहिए, समय हमें निकालना है, इसलिए मैंने उसे उधर भेज दिया। समय क्यों निकालना है? क्योंकि कुल समय की जगह हम ये पूरी वैल्यूज़ रखते हैं। तो इस v को जब मैं नीचे भेजूँगी, वो v पहली आधी दूरी के लिए 40 था, इसीलिए बटे में 40 आया, ठीक है? ये आप याद रखेंगे। फिर आधी दूरी,
यानी कि ये दूरी हो गई। फिर से v बराबर s बटे t लिखेंगे, t उधर जाएगा तो t बराबर s बटे v हो जाएगा। तो s आधी दूरी है इसलिए x बटे 2, क्योंकि x पूरी दूरी है उसका आधा x बटे 2 हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ 2 का आधा तो 2 बटे 2 यानी 1 आता है। ऐसे ही x बटे 2 और v कितना हो जाएगा नेक्स्ट आधी दूरी के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए हमने ऐसे लिखा। बाकी आगे वैसे सॉल्व करना आपको आता है कि अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये x बटे 2 बटे 40 है। तो जो मैं आपको बता रही थी इस 40 के नीचे भी एक है और वो एक सबसे ऊपर जाएगा और ये आपके पास इतना आ जाएगा और ये 40 के साथ ये 2 गुणा में आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आप इसको लासा निकालेंगे, पहले नीचे नीचे वालों को सॉल्व करेंगे। तो आपने नीचे नीचे वालों का लासा लिया और फिर उसको सॉल्व कर लिया। फिर जब आपने इसको आगे सॉल्व किया तो यहाँ पे ये x से x कैंसिल हो जाएगा और बाकी का सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा। तो ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा आया। इस तरीके से आप औसत चाल या औसत वेग निकालेंगे। ठीक है। लास्ट सवाल है ये इस वीडियो का। एक वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है। इसका वेग 4 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 14 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु का औसत त्वरण हमें ज्ञात करना है। तो एक वस्तु सरल रेखा यानी कि जैसे हमने पूरे चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं कि एक सरल रेखा में गति कर रही है, जहाँ पे उसका केवल x एक चर है वो बदलेगा। तो इसका हमारे पास जो वेग 4 सेकंड में था वो 6 मीटर पर सेकंड था, फिर वो बढ़कर इतना हो जाता है इसी 4 सेकंड में। तो वस्तु का औसत त्वरण का फॉर्मूला हमें पता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डेल टी हमारे पास है 4 सेकंड, उस 4 सेकंड के अंतराल में वो 6 से बढ़कर 14 हो गया। और v2 माइनस v1 हमें पता है 14 बाद वाला है, तो 14 में से 6 हम माइनस कर देंगे। तो हमने ये किया, 4 सेकंड में हम निकाल रहे हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्योंकि मात्रक त्वरण का है। ये इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन तो केवल फॉर्मूला बेस्ड था, तो आप निकाल सकते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन है, ये है लास्ट क्वेश्चन आपके पास और ये यहाँ पर 6th क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप सही कर लेंगे। 6th क्वेश्चन है। इसमें यह है कि एक वस्तु की गति का वेग और समय ग्राफ हमें ये दिया है। तो वेग समय ग्राफ, वेग हमने यहाँ दर्शाया, समय हमने यहाँ दर्शाया। हमें निकालना है 6 सेकंड में विस्थापन कितना है। यानी कि यहाँ से ओ से पहले वो इतना चला, मतलब इस टाइम पे इतना, फिर इस टाइम पे इतना, फिर इस टाइम पे, और फिर उसके बाद क्योंकि वेग समय ग्राफ के बीच में जो एक घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वो आपको क्या देता है बताइए, विस्थापन देता है। तो वो आपको विस्थापन देगा और 6 सेकंड में आपको विस्थापन निकालना है, तो वो यहाँ से पूरा होते हुए फिर वो नीचे चला गया यानी कि दूर चला गया। मतलब ओ से यानी कि जो मूल बिंदु था उससे फिर दूर चला गया। जब भी आप विस्थापन निकालते हैं आप क्षेत्रफल को, बस आप उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन वो यहाँ पे भी गया और फिर उसके बाद यहाँ, तो ओ से एफ तक गया यानी क्योंकि 6 सेकंड यहाँ पे है तो हम यहाँ तक देखेंगे। तो उसके बीच में ये क्षेत्रफल भी आएगा क्योंकि वो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से, मतलब इस समय में वो यहाँ, तो ऐसे गया है वो, ऐसे, ऐसा ऐसे गया है वो इस पूरे समय अंतराल में। तो ये पूरा क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल आया, तो आप दोनों को जोड़ देंगे क्या? बस आपको ये सोचना है। वैसे तो क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन जब आप विस्थापन की बात करते हैं, तो मूल बिंदु के ऊपर वाले क्षेत्रफल को आप जोड़ते हैं, मतलब आप उसको प्लस में लेते हैं, लेकिन जो नीचे वाला होता है उसको आप माइनस में लेते हैं। ये नीचे वाला है, इसे आप माइनस में लेंगे, बस यहाँ पर इतना है। और दूरी में आप पॉजिटिव लेते हैं, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो 6 सेकंड में विस्थापन इस वाले में से इसको इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे। मतलब माइनस क्यों किया? क्योंकि वो ऊपर था, वो नीचे था। तो ओ ए बी सी ये एक आयत है, ये भी एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए ये 10 है, ये 0 है, क्योंकि मूल बिंदु है 10 में से 0। तो यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा। फिर इसकी जो चौड़ाई होगी वो यहाँ तक, ओ से सी तक 4 है, यानी कि ये 4 है, माइनस 0 4 आ जाएगी। अब सी डी ई एफ में यहाँ पे देखिए इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई ये है, तो ये वाला पॉइंट 10 है और ये वाला पॉइंट 0 है। अब इस 4 को मत देखिएगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर है, तो 10 में से 4 गया। आप चिन्ह बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हम केवल ये बोल रहे हैं कि वो मूल बिंदु से दूर जा रहा है, इसीलिए वो माइनस चिन्ह है। तो 10 में से फिर 0, तो 10 आ गया। और उसके बाद इसकी जो लंबाई है ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, तो ये पॉइंट 6 है, ये पॉइंट 4 है। 6 में से 4 गया 2, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये आया है। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 40 और ये 20 और आगे 20, तो ये 20 मीटर आपके पास विस्थापन आ गया 6 सेकंड में। इसी तरीके से अगर 6 सेकंड में दूरी ज्ञात करनी हो, वेग समय ग्राफ है,
तो उससे विस्थापन तो ऐसे निकलता है, दूरी कैसे निकलती है? दूरी में आप हमेशा ध्यान रखेंगे विस्थापन में, क्योंकि विस्थापन पॉज़िटिव, नेगेटिव हो सकता था, शून्य भी हो सकता था, पर पॉज़िटिव, नेगेटिव इसलिए हमने पीछे नेगेटिव लिया, जो नीचे वाला क्षेत्रफल था। लेकिन दूरी में हमेशा हम पॉज़िटिव लेंगे। तो क्योंकि जब वो ओ से एफ तक 6 सेकंड तक चला होगा, 0 से 6 सेकंड तक, तो वो पूरा यहाँ से जब यहाँ तक गया, तो ये वाला भी पॉज़िटिव है, ये भी पॉज़िटिव है दूरी के केस में। क्योंकि ये बता रहा होगा दूरी के केस में कि जब वो ऊपर वाला गया तो वो इधर जा रहा था, मतलब बिंदु ओ से इस तरीके से जा रहा था, पर वो फिर यहाँ से दूर की तरफ जा रहा था, मतलब यहाँ से वो पहले दूर जा रहा था मूल बिंदु से, और फिर वो मूल बिंदु के पास आता गया। इस तरीके से ये बता रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो आपको ये बता रहा है कि पहले वो, क्योंकि ये मूल बिंदु से दूर था तो वो दूर गया, और फिर वो नीचे आता गया, फिर पास गया, फिर वो इस तरीके से गया। दूरी आप पॉजिटिव लेंगे, बस आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं। तो आपने 6 सेकंड में दूरी की, दोनों आपने क्षेत्रफल जोड़ दिए। क्षेत्रफल वैसे ही निकालना है, बस यहाँ पे प्लस लगाना है। तो यहाँ पे 40 + 20 60 मीटर आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से 6 सेकंड में आपके पास दूरी निकल जाएगी। तो इस पूरे वीडियो में आज हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है। इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते रहें इन्हीं को बार-बार, और कुछ और क्वेश्चंस को भी हल करें, तो आपको आपकी अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी, अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे। और अगली वीडियो में हम एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए शुद्ध गतिकी के समीकरण ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, और अभी के लिए थैंक यू।